Hello students, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is CSR Net 2020 previous year questions. तो आज मैं आप लोगों के साथ में 2022 के PYQs डिस्कस करने जा रही हूँ। ये सीरीज़ है आपकी CSR Net प्रैक्टिस सीरीज़। आप इस सीरीज़ के थ्रू अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और आप अपने CSR Net की प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो, ठीक है। सो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके CSR Net, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेन वीडियो पे चलने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स प्रोसीड। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, which one of the following enzymes presents in erythrocytes help to bypass the first step of ATP formation in glycolysis? ठीक है। सो गाइज आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करनी है और देन खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। देन मेरा एक्सप्लेनेशन आपको देखना है, ठीक है। सो ग्लाइकोलाइसिस में इरिथ्रोसाइट्स जो कि आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, इसमें कौन सा स्टेप जो है बाईपास होता है और उस स्टेप को कौन कैटेलाइज करता है? ऐसा कौन सा एंजाइम जो है आपके आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, दैट इज इरिथ्रोसाइट्स में प्रेजेंट होता है? तो वो कौन सा होता है गाइस? बिसफॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज नाम का जो एंजाइम है वो आपके जो है वो इरिथ्रोसाइट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो बाईपास रिएक्शन कैसे होती है आप लोगों को पता होगा, ग्लाइकोलाइसिस सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस को। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, जब उसका कन्वर्जन होता है 1,3 डाई बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में, तो 1,3 डाई बिसफॉस्फोग्लाइसरेट जो है, जो आरबीसी में जब जाता है तो वहाँ पर एक जो शंट चलता है, दैट इज रैपोपोर्ट ल्यूब्रिंग शंट जो है हम इसको बोलते हैं, ये आरबीसीज में यानी इरिथ्रोसाइट्स में आपका प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स जो है बिसफॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज नाम के एंजाइम से इस 1,3 डाई बिसफॉस्फेट ग्लाइसरेट को कन्वर्ट कर देते हैं 2,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में, ठीक है। और देन ये वापस से कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में, ठीक है। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार जो है वो CSR नेट में पूछा जाता है, तो आपको ये लर्न रखना है, ठीक है। ये आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा स्टेप बाईपास होता है, ठीक है, उस स्टेप का नाम क्या है, वहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो आपका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो आंसर 1 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द प्रपोज्ड एनालॉगस स्ट्रक्चर्स अमंग द ऑर्गेनिज्म। तो आपको कुछ एनालॉगस स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दे रखे हैं A to E स्टेटमेंट्स तक। आपको क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली स्टेट द एनालॉगस स्ट्रक्चर, यानी आपको करेक्टली जो एनालॉगस स्ट्रक्चर है उनका आपको बताना है। तो आपको वीडियो पॉज करना है और खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन मेरा एक्सप्लेनेशन आपको देखना है, ठीक है। तो हम एनालॉगस स्ट्रक्चर को सबसे पहले जान लेते हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं गाइस, जिनका बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, बट जिनका फंक्शन जो है होता है स्ट्रक्चर्स का वो सेम होता है, ठीक है। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, फंक्शन सेम होता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर जो है आपका डिफरेंट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट, ठीक है। बर्ड्स और बैट का विंग अगर आप देखोगे तो बर्ड्स जो है एकदम एवीज क्लास में आ जाता है, ठीक है, डिफरेंट क्लास है। और बैट्स आप देखोगे तो बैट्स किस में आता है, मैमल्स में आता है, ठीक है। तो दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन जो फंक्शन है दोनों का, यानी विंग्स ऑफ बर्ड्स का भी उड़ने का काम है और बैट का भी क्या है, उड़ने का काम है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। इसीलिए जो ए स्टेटमेंट है वो क्या है, एनालॉगस स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। तो ए वाला आपका एनालॉगस है। तो ए वाले ऑप्शन आपको 3 में दिए गए हैं, दैट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी बी वाला तो स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ बैट एंड टेट्रापोड डिजिट, ठीक है। सो बैट के विंग्स और टेट्रापोड यानी जो 4 हाथ पैर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डिजिट्स, क्या कोई स्ट्रक्चर सेम है? विंग्स में तो आपका कंप्लीट आ गया, यानी 4 लिम्ब कंप्लीट आ गया, लेकिन टेट्रापोड के साथ कंपैरिजन किया गया है सिर्फ डिजिट्स से। डिजिट्स आपका जो ये ऑटोपॉड वाला स्ट्रक्चर होता है, यानी ये हाथ वाला स्ट्रक्चर होता है, उससे कंपेयर किया गया है। तो ये बिल्कुल भी एनालॉगस नहीं है, ये तो कंपैरिजन ही आपका गलत है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स हो जाएगा, ये कोई एनालॉगस स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। दोनों का फंक्शन भी डिफरेंट है। अगर आप फंक्शन देखोगे तो विंग्स जो है, बैट का अगर विंग्स की बात करें तो वो उड़ने का काम करता है, और टेट्रापोड के डिजिट्स जो है
वो किसी चीज़ को पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है, पकड़ने वगैरह का काम होता है, उड़ने का काम इनका नहीं होता है, ठीक है। तो द स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स। नेक्स्ट है टेंड्रिल्स ऑफ विटिस एंड टेंड्रिल्स ऑफ पम्पकिन, ठीक है, ये भी फॉल्स है, दोनों का फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है, तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, ठीक है, पोटैटो और स्वीट पोटैटो में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। दोनों का फंक्शन भले ही सेम है, ठीक है, दोनों का फंक्शन क्या है कि नया जो है बर्ड ग्रो करवाना है, नई अपने स्पीशीज को आगे बढ़ाना है, लेकिन दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है पोटैटो एज वेल एज स्वीट पोटैटो ये डिफरेंट जो है आपके फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनका जो है बेसिक वो जो है वो डिफरेंट होता है, तो यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर ही डिफरेंट बताना है, तो आपका डी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो बी और सी आपका गलत हो गया, तो सी वाला इसमें था और सी वाला इसमें भी था, तो अगर किसी को पता चल गया कि सी रॉन्ग है तो वो ऑटोमेटिकली फोर्थ आंसर पे जो है वो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ई स्टेटमेंट है दैट इज फिन्स ऑफ फिश एंड फ्लिपर ऑफ व्हेल, ठीक है, देखो फिन्स ऑफ फिश, फिश और फ्लिपर ऑफ व्हेल्स दोनों का काम सेम है, तैरना है, ठीक है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, फिश जो है पाइसिस क्लास में आता है और वेल्स आपका किस में आता है, मैमेलियन की क्लास में आता है, ठीक है, वेल्स क्या होती है, मैमल्स होती हैं, तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, बट फंक्शंस आर सेम। तो जब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, फंक्शन सेम हो, तो आपका क्या होता है, एनालॉगस स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ई इज ऑल्सो एनालॉगस स्ट्रक्चर। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, डी एंड ई। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ये काफ़ी ईजी है, आप लोग ईजिली कर सकते हो, तो ए और डी और ई जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम डोनर सच एज NADH एंड FADH2 टू O2 अकर्स इन, ठीक है, आपका जो सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, यानी NADH और FADH2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके फाइनली जो है उसे ऑक्सीजन जो है वो कैप्चर करता है, ठीक है, तो ये कहाँ होता है बोला, तो मेम्ब्रेन ऑफ ER, क्या ER की मेम्ब्रेन में ऐसा काम होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है यार, दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट ओनली, क्लोरोप्लास्ट में काम होता है, नहीं, ये क्लोरोप्लास्ट में भी नहीं होता है, दैट इज थर्ड इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ये किस में होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, जहाँ पे जो है ये NADH FADH2 से जो है वो ATP जनरेट करवाता है, ठीक है, और यहीं पर जो है आपका एनर्जी जनरेट होती है सेल के लिए, ठीक है, तो आपका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, दैट इज थर्ड वन। नेक्स्ट फोर्थ है ऑर्गेनल मेम्ब्रेन विच पोसेसेस ATP सिंथेज, ठीक है, तो मेम्ब्रेन्स में एक ही आता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज थर्ड वन, ठीक है, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द आर्कियल सेल वॉल और मेम्ब्रेन। यहाँ से आर्किया की सेल वॉल से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको CSIR नेट में पूछे जाते हैं, सो आपको पता होना चाहिए कि आर्किया की सेल वॉल कैसी होती है, क्या होती है, ये थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए बेसिक सा। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे पहले जो आपको स्टेटमेंट्स बताने हैं, आपको क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स, आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे बतानी है, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट है दैट इज आर्कियल सेल वॉल्स कुड स्टेन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द जीनस। बिल्कुल सही बात है, आर्किया की जो सेल वॉल है वो ग्राम पॉजिटिव भी स्टेन कर सकती है, ग्राम नेगेटिव भी स्टेन कर सकती है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा आर्किया का जीनस है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आर्किया आर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग ऑफ द सेल वॉल। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आर्किया जो है सिर्फ ग्राम पॉजिटिव ही स्टेन लेगा, ठीक है, उसमें जो है दोनों तरीके का स्टेन आपको देखने को मिलता है, दैट इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हम ओनली वाले स्टेटमेंट जितने भी आते हैं वो जनरली फॉल्स होते हैं। नेक्स्ट है सी स्टेटमेंट है आपका आर्कियल सेल वॉल आर ससेप्टेबल टू डिग्रेडेशन बाय लाइसोसोम। देखो गाइस, जैसे हम बैक्टीरिया की सेल वॉल देखते हैं कि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन नाम के कंपाउंड से बनी होती है, ठीक है। जो पेप्टिडोग्लाइकेन है आपका वो लाइसोसोम से सेंसिटिव होता है, लाइसोसोम उसको इजीली डिग्रेड कर देता है, ठीक है। तो जैसे अगर हमारी आइस में भी ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज लाइसोसोम, जो कि जो भी बैक्टीरिया अगर हमारी आइस में होते हैं तो उनके जो है मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर देते हैं। बट क्योंकि आपका जो आर्किया का मेम्ब्रेन है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से नहीं बनी होती है, वो किससे बनी होती है, सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन नाम से कंपाउंड है उससे जो है बनी होती है, इसीलिए ये क्या होती है, लाइसोसोम से रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। तो लाइसोसोम इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है फॉर आर्कियल सेल वॉल को, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, तो बी वाला भी फॉल्स हो जाएगा, ये ससेप्टेबल नहीं होती है, ठीक है, ये इजीली ये डिग्रेड नहीं होती है लाइसोसोम से, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
नेक्स्ट डी स्टेटमेंट है आर्कियल सेल मेम्ब्रेन पजेस ब्रांच ऑफ चेन हाइड्रोकार्बन दैट इज लिंक्ड टू ग्लाइसरॉल बाय ईथर लिंक। ठीक है, ये लिंकेज वाला क्वेश्चन काफ़ी बार जो है CSIR ने पूछा है। तो जो आर्कियल जो सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रांच चेन एक तो हाइड्रोकार्बन प्रोसेस करते हैं, बिल्कुल सही बात है, और जो उनके ग्लाइसरॉल होते हैं वो ईथर लिंक्ड होते हैं। ऐसा क्यों होता है गाइस? क्योंकि जो आर्किया होते हैं आपके वो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, यानी हाई टेम्परेचर कंडीशंस में ये पाए जाते हैं। तो इनमें ईथर लिंकेज होता है और ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती है जिससे कि ये इजीली डिग्रेड ना हो जाए, इनकी मेम्ब्रेन इजीली डिग्रेड ना हो जाए। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया में जो है आपका एस्टर लिंकेज होता है। क्या लिंकेज होता है बैक्टीरिया में? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कभी तो बैक्टीरिया में कैसा लिंकेज होता है? दैट इज एस्टर लिंक होता है। ठीक है, एस्टर लिंक्ड होता है। जो हाइड्रोफोबिक चेन होती है जो ग्लिसरॉल से लिंक होती है वो एस्टर लिंक्ड होती है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया उतने हाई टेम्परेचर्स में जो है सर्वाइव नहीं करते हैं जनरली, तो आपका आर्किया को हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करना होता है, इसीलिए वहाँ पे जो लिंकेज होता है आपका ईथर लिंक्ड होता है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्टली ट्रू। सो आपका जो राइट स्टेटमेंट हो जाएगा दैट इज ए एंड डी जो है आपका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ए एंड डी आपको जो है सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड रिगार्डिंग द रोल ऑफ प्रोटीन मॉडिफिकेशन। आपको प्रोटीन मॉडिफिकेशंस के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आप सबसे पहले देख लीजिए कि आपको करेक्ट पूछा गया है या अनकरेक्ट पूछा गया है। सो आपसे क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स, यानी सारे आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है अटैचमेंट ऑफ द एसिटाइल ग्रुप टू द अमाइनो टर्मिनल ऑफ प्रोटीन मेक इट मोर रेजिस्टेंस टू डिग्रेडेशन। बिल्कुल सही बात है, जब भी एसिटाइल ग्रुप या किसी को भी अमाइनो टर्मिनल पे जो अटैच कर दिया जाता है तो उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन जो है वो इजीली नहीं हो पाता है, तो वो रजिस्ट हो जाती है अपने डिग्रेडेशन के लिए। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट बी स्टेटमेंट है अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू अ प्रोलीन रेसिड्यू स्टेबलाइज द फाइबर्स ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड कोलेजन। ठीक है, कोलेजन में आपने देखा होगा जनरली कैसा होता है, कोलेजन में जो है ग्लाइसिन एक्स वाई इस टाइप से जो है वो होता है, यानी हर थर्ड ग्रुप उसका ग्लाइसिन होता है, जो एक्स होता है वो प्रोलीन होता है और जो वाई होता है वो हाइड्रोक्सिल प्रोलीन होता है। ठीक है, यानी थर्ड ग्रुप में जो है आपका हाइड्रोक्सिल प्रोलीन जो है वो लगा रहता है, यानी हाइड्रोक्सिलेशन जो है इन पे होता है। ये हाइड्रोक्सिलेशन क्यों करते हैं? ताकि जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सके और जो प्रोलीन का स्ट्रक्चर है वो इजिली स्टेबलाइज्ड हो सके। ठीक है, तो उसे स्टेबलाइज करने के लिए ये हाइड्रोक्सिलेशन करवाया जाता है। ठीक है, तो यहीं पर विटामिन सी जो है आपका जिसका कि रोल देखा जाता है कि जो विटामिन सी है ये भी हाइड्रोक्सिलेशन में मदद करता है जिससे कि कोलाजन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ठीक है, तो उनके रेसिड्यू को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किया जाता है प्रोलीन पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल प्रोलीन, हाइड्रोक्सिल प्रोलीन। ठीक है, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपका बी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा। ए और बी आपका ट्रू है, ए और बी इसमें है और इसमें भी है, बाकी में ए और बी नहीं है। ठीक है, तो आपको डी और सी में से करेक्ट बताना है। सी स्टेटमेंट है एडिशन ऑफ शुगर यानी ग्लाइकोसाइलेशन मेक प्रोटीन मोर हाइड्रोफिलिक इनेबलिंग द प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन। जब भी आप प्रोटीन में ग्लाइकोसाइलेशन करोगे तो वो मोर हाइड्रोफिलिक होते हैं क्योंकि उनमें OH ग्रुप होता है। आपने देखा होगा शुगर्स में क्या होते हैं? OH ग्रुप होते हैं, जिससे कि जो है वो हाइड्रोफिलिक जो है यानी वाटर लविंग जो है वो कंपाउंड बना देते हैं और प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन यहाँ पे करवाते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो ए बी सी आपका राइट स्टेटमेंट हो गया, दैट इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट डी स्टेटमेंट है एडिशन ऑफ शुगर दैट इज ग्लाइकोसाइलेशन मेक प्रोटीन मोर हाइड्रोफोबिक। नहीं, हाइड्रोफोबिक नहीं बनाता है, वो क्या बनाता है? हाइड्रोफिलिक बनाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा दैट इज स्टेटमेंट 1 इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो? तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पॉज करके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में मैं ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे कि आपकी जो CSIR नेट की प्रिपरेशन है उसको एक बूस्टअप मिल सके। ठीक है, सो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।